नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे अल्केन में सब्स्टिट्यूशन। उसमें आपको तीन रिएक्शंस बताया था। हमारे पास हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन और तीसरा सल्फोनेशन। तो वहां पे हमारे पास अल्काइल, जब हमारे पास हेलोजिनेशन करवा रहे थे अल्केन में, तो वो याद रखना था 1 डिग्री से ज्यादा रिएक्शन होगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री। अब यहां से हमारे पास क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन में रिएक्टिविटी बताया था, वो याद रखना है आपको। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो तीसरा टाइप का फ्री रेडिकल हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, दूसरा टाइप का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अल्कीन में पढ़ चुके थे। दूसरा हमें अलाइलिक और बेंजाइलिक में समझना है। अलाइलिक और बेंजाइलिक होता क्या है, जैसे देखो अगर हमारे पास कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे जो हाइड्रोजन होगा, यहां पे जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, यहां पे इसको इधर लिख देते हैं। ये जो कंपाउंड्स है इसको बोलते हैं अलाइलिक। वेनाइल, अगर वेनाइलिक याद हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन को ही वेनाइलिक बोलते हैं। अलाइलिक जो होगा वो 3 कार्बन, और ये अलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो इस हाइड्रोजन को हटा के यहां पे 2 जो ग्रुप रखे हैं उधर आगे चिन्ह बढ़ा सकते हो। तो ये हमारे पास अलाइलिक पोजीशन होता है। दूसरा है कि हमारे पास बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक क्या होता है, याद करो आपको, जब नोमेनक्लेचर में था तो नोमेनक्लेचर में आपको मैंने बताया है बेंजाइलिक का मतलब। वहां पे आपको बताया था बेंजाइल, बेंजो, बेंजल, ये याद करो। जब हमारे पास एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते थे, जैसे अल्काइल बना देते, तो अगर बेंजीन में CH3 लगा हुआ है, उससे एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो बेंजाइल बनेगा। तो ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे CH2 कर दोगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यही हो गया बेंजाइलिक। अगर 2 हाइड्रोजन हटा दे तो बेंजल, और जब तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटा दोगे तो बेंजो। ये जो पोजीशन अरे सब्स्टिट्यूशन हमें ये जो पोजीशन, ये कार्बन है वो बेंजाइलिक कार्बन है, ये जो कार्बन है वो हमारे पास अलाइलिक कार्बन है। अब इसी को हाइड्रोजन को हटा के हमें ऐड करना है। इस तरह इसका मॉलिक्यूल्स का नाम देखो तो टॉल्विन है, मगर हमारे पास उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स, अच्छा इसमें भी हम कर देते कि यहाँ पे कार्बन के दूसरा कोई वैलेंसी होगा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को हमें बॉन्ड्स को तोड़ना है और सब्स्टिट्यूशन शो करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शंस करेंगे, रिएजेंट, यहाँ पे भी रिएजेंट कुछ रिक्वायर्ड होगा, और हमारे पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, हमारे पास यहां पे आ जाएगा हेलोजन। और दूसरा क्या है, बेंजीन रिंग होगा हमारे पास, यहां पे 2 वैलेंसी जो होगा, और हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन आ जाएगा। यही हमारे पास है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे हमारे पास रिएजेंट यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास जो रिएजेंट होगा वो अलग अलग रिएजेंट यूज करेंगे। यहां पे भी याद करो, हमारे पास याद करो कि हेलोजिनेशन जब आपको बताया था तो फ्लोरिनेशन नहीं करवाते, और डिफिकल्ट होता है आयोडाइजेशन। रीजन बताए थे, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड बड़ा होता है, तो वो हमारे पास डिफिकल्ट होता है। तो हमारे पास जब भी हेलोजिनेशन की बात करेंगे तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करेंगे। तो यहां पे हमारे पास रिएजेंट जो रिक्वायर्ड होंगे वो समझेंगे। रिएजेंट कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं, तो एक कंडीशन होगा कि हमारे पास क्लोरीनेशन करवाएंगे, और दूसरा जो होगा वो हमारे पास ब्रोमिनेशन का होगा। अब अगर हम क्लोरीनेशन करवाना चाह रहे हैं तो क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीन चाहिए। अगर क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीन चाहिए तो हमारे पास पहला जो एक तो यूज करेंगे हमारे पास Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। याद करो यही भी हमने अल्केन के साथ भी लिया था। दूसरा हमारे पास होगा NCS, एन क्लोरोसक्सीनामाइड। स्ट्रक्चर्स बता देंगे क्या होता है। NCS लाइट के प्रेजेंस में यूज करेंगे। और तीसरा जो होता है वो होगा SOCl2, ये भी लाइट के प्रेजेंस में होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। इसको बोलते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर नाम लिखना चाहोगे तो नाम बता देते हैं, इसका नाम होता है सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या बात समझ में आ गया।
दूसरा ब्रोमिनेशन के लिए जो रिएजेंट होगा वो हमारे पास ब्रोमिनेशन के लिए दो ही होता है। एक तो हमारे पास होगा कि Br2 ले लें लाइट के प्रेजेंस में, दूसरा हमारे पास होगा NCS लिखे थे एन क्लोरोसक्सीनामाइड, यहां पे हो जाएगा एन ब्रोमोसक्सीनामाइड NBS, और ये लाइट के प्रेजेंस में यहां पे हमारे पास सल्फोनाइल ब्रोमाइड नहीं होता, तो यहां पे सिर्फ दो ही रिएजेंट होगा। और जब भी हम यहां पे लेंगे एक चीज याद रखना कि यहां पे जो क्लोरीन लोगे तो ये जो क्लोरीन होगा वो लो कंसंट्रेशन में होगा, ये याद रखना लो कंसंट्रेशन। यहां पे जो Br2 यूज करोगे वो भी कैसा होगा, लो कंसंट्रेशन, वरना अलाइली कराओगे या हमारे पास बेंजाइली करवाओगे उसमें डिफरेंस कर ही नहीं पाएंगे। अलाइलिक और हमारे पास अलाइलिक जिसे अलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में करवा रहे हैं या फिर अल्केन में करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी था, तो डिफरेंस क्या होगा उस और इसमें कि यहां पे जो क्लोरीन यूज होगा वो लो कंसंट्रेशन पे यूज होगा और कुछ नहीं। और अगर हमारे पास अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन अवेलेबल है और अल्केन का पोजीशन है, दो रिएक्शंस है, अगर हमारे पास अलाइलिक भी है, अलाइलिक या बेंजाइलिक में दोनों में से कोई एक है और दूसरा अल्केन का है, तो हमेशा ऐसा अलाइलिक और बेंजाइलिक पे होगा। रीजन समझेंगे ऐसा आखिर होता क्यों है। ऐसा अगर हो रहा है तो हमारे पास इसका रीजन क्या होता है, हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होता है। जितना ज्यादा हमारे पास फ्री रेडिकल स्टेबल क्रिएट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास चेन इनिशिएशन तो देखो लाइट है तो हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट होगा। बस हम यहां से बात करेंगे कि हमारे पास इस पोजीशन पे ही सिर्फ स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन क्यों करवा रहे हैं, बस उसकी बात करेंगे। जैसे देखो जब हमारे पास अलाइलिक पोजीशन है, जैसे अगर अलाइलिक है तो CH2 हमारे पास CH, इसमें मान ही लेते हैं कि हमारे पास ये जो पोजीशन है वो हमारे पास CH3 है। क्लियर, CH3 को हम लिख सकते हैं CH2 और एक हाइड्रोजन। अगर हमारे पास ये जो रिएक्शंस है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल, तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, लाइट है ऐसी। तो अगर हमारे पास ये जो अगर फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस अगर फॉलो करेगा तो क्या हमारे पास यहां से जो लाइट के प्रेजेंस में ये हम बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, हमारे पास CH2 यहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। क्या ये इस फ्री रेडिकल में ये फ्री रेडिकल हाईली स्टेबलाइज है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस शो करेगा। गौर से देखना, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएगा, ये यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको, यहां पे भी एक फ्री रेडिकल, यहां पे भी फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन और यहां पे आ जाएगा CH2। तो अगर मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस अवेलेबल है, मॉलिक्यूल्स में अगर रेजोनेंस अवेलेबल होगा तो मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। तो ये जो फ्री रेडिकल है, अगर अलाइलिक पोजीशन पे हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट होता है तो हमारे पास मॉलिक्यूल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस शो करेगा, और इसी वजह से सिर्फ अलाइलिक पोजीशन पे ही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होता है। क्लियर। दूसरा देखो बेंजाइलिक वाले पे भी अगर हम करवा रहे थे तो अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है CH2, यहां पे हाइड्रोजन कंसीडर करें, ये बॉन्ड हमारे पास टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। दूसरा जो स्ट्रक्चर्स बनाओगे वो हमारे पास CH2 फ्री रेडिकल आएगा। अगर ये हम रिंग को हटा करके ये डबल बॉन्ड्स अगर शो करें तो यहां पे भी तो रेजोनेंस पॉसिबल होगा, रेजोनेंस पॉसिबल होगा ना। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो हमारे पास जो अलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल तो है वो हाईली स्टेबल होता है। इसीलिए हमारे पास जो रिएक्शंस है वो डबल बॉन्ड के बजाय, क्योंकि देखो Br2 का हम जब रिएक्शंस करवाए थे CCl4 के प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन शो किया था, तो एडिशन की जगह पे यहां सब्स्टिट्यूशन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास पहला तो बॉन्ड जो बॉन्ड टूट रहा है वो कैसा, होमोलिटिक, और होमोलिटिक में फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और यहां पे अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे तो वो हाईली स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो हमारे पास अलाइलिक और बेंजाइलिक में एडिशन रिएक्शन शो नहीं होता, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन शो होता है। क्या बात समझ में आया। अल्कीन डबल बॉन्ड है तो यहां पे वापस अगर यहां पे लिख देते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
या इसी पे रख देते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी बना हुआ है हमारे पास। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फ्री रेडिकल एट allylic or benzylic, due to formation of stable free radical at allylic and benzylic position, substitution is take place। क्लियर इतनी बात है? अच्छा, तुम लोग को एनबीएस और एनसीएस का स्ट्रक्चर्स नहीं दिख पता है? चलो देखो यहां से, सक्सीनामाइड का नाम सुने हो? कोई बात नहीं, एनबीएस समझना। सबसे पहले एनबीएस की बात करते हैं। एनबीएस बहुत जगह देखने को मिलेगा। देखो यहां से क्या सीएस कौन सा सीएस? एनसीएस? अरे वो एन क्लोरोसक्सीनामाइड है। यहां से देखो, ये जो है इसका नाम जो होता है वो है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। अब देखो यहां से पहला तो समझ में आ रहा है कि एक अमाइड है सक्सीनामाइड, तो अमाइड होगा। और हमारे पास एन ब्रोमो है। एन ब्रोमो कब यूज करते थे याद करो, कि जब कोई एन मिथाइल एन ब्रोमो जब यूज कर रहे थे, मतलब वो जो ब्रोमीन होगा वो नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा और सक्सीनामाइड होगा। सक्सीनामाइड का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो ये है, बेंजीन रिंग, हमारे पास डबल बॉन्ड ओ, यहां पे नाइट्रोजन, ये अमाइड हुआ, H लगा देंगे तो अमाइड हो जाएगा। ये H की जगह पे ब्रोमीन लगा दो, N से ब्रोमीन लगा हुआ है और ये सक्सीनामाइड बोलते हैं इसको। अब दूसरा NCS कुछ नहीं इसी जैसा है, ये N क्लोरो हो जाएगा, सक्सीनामाइड हो जाएगा। अब देखो इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, यहां पे नाइट्रोजन से क्या जाएगा, क्लोरीन। तो जब हमारे पास NBS या NCS लेंगे तो लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे जो बॉन्ड जो जनरेट होगा वो फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, हाइड्रोजन को हटा करके खुद ऐड हो जाएगा। क्या ये इतनी बात समझ में आई? बढ़े आगे। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, चलो ठीक है। यहां से देखो एक रिएक्शन हम लोग करते हैं, एक छोटा सा रिएक्शंस देखना। जैसे अगर हमारे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ से अगर हमारे पास दो रिएक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं, एक जो रिएक्शंस करवा रहे हैं Br2 के, बस यहाँ पे एक जगह पे लाइट का प्रेजेंस रख रहे हैं और दूसरी जगह CCl4 अगर रख रहे हैं, तो अगर हमारे पास लाइट का प्रेजेंस में रखेंगे तो ये Br2 H- अलाइलिक पोजीशन। क्या तुम्हें यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन दिख रहा है? डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये दोनों अलाइलिक ही पोजीशन है। यही तो है, गौर से देखो, बस साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो अगर ये हमारे पास यहाँ पे ये वैलेंसी हटा भी सकते थे, तो इतना पार्ट हमारे पास देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे sp3 होना चाहिए। यही होता है अलाइलिक, कि ये sp2 और फिर
sp3, तो यहाँ पे sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp3, तो ये अलाइलिक पोजीशन है। अगर अलाइलिक पोजीशन है तो जब लाइट के पोजीशन पे, लाइट का प्रेजेंस में क्या होगा, तो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बोलते हैं ये जो होगा वो फ्री रेडिकल, उल्टा पढ़ते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस होगा। अच्छा यहां से याद करो तो सिन एडिशन था या एंटी एडिशन था, मतलब जो यहां पे, अच्छा यहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा डबल, सॉरी हमारे पास यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, किसी ऊपर या नीचे पे एक ब्रोमीन लगा दोगे, यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अरे यहां पे एक अगर आप अबव द प्लेन एक अगर ब्रोमीन लगेगा तो दूसरा बिलो ऑफ द प्लेन ब्रोमीन लगेगा। क्या बात समझ में आया? अच्छा चलो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बोलो कुछ। अब यहां से देखना, ये रिएक्शंस ये हमारे पास है, ठीक। चलो यहां से देखो, अगर हमारे पास पहला दिखा हुआ कंसंट्रेटेड HCl, तो कौन सा रिएक्शंस होगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहीं पे लिखवाएं, कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शंस करेगा, एडिशन रिएक्शंस, डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शंस होगा। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन, H+, न्यूक्लियोफाइल कौन, Cl-। क्या इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, नहीं, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर कार्बोकेटाइन जो बनेगा, हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां लेस सब्स्टिट्यूटेड है, CH2 को CH3 मिलेगा, तो हमारे पास ये CH3 CH3 हमारे पास CH3 फॉर्म होगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इसमें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्टेबल है। 3 डिग्री है, किसी से अगर ट्रांसफर करके बनेगा तो हमारे पास 1 डिग्री बनेगा और 1 डिग्री अनस्टेबल होगा। तो यहां से हमारे पास दूसरा जो आएगा वो Cl- आएगा, और हमारे पास CH3 और यहां पे Cl आ जाएगा दूसरा। अब यहां पे बताओ कौन सा रिएक्शन चाहिए, कौन सा एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस या कोई दूसरा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो इसी को खरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते थे। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो करते हैं, एंटी मार्किनॉफ्स रूल। तो जहां पे हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वहां पे हमारे पास Br जाएगा, जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वहां पे हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा वो CH3, ठीक है, हमारे पास CH3, दूसरा हमारे पास यहां पे आ जाएगा, यहां पे था CH3, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरा CH2, यहां पे आ जाएगा Br। ये कौन सा रिएक्शंस अभी हम लोग किए, एंटी एडिशन, दोनों साइड Br ऐड होगा, बस एक अबव द प्लेन होगा, दूसरा बिलो द प्लेन। तो CH3 यहाँ पे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास कायरल होगा तब तो अबव और बिलो करोगे। ये कार्बन में देखो, ये कार्बन में 2 CH3 ग्रुप आइडेंटिकल है, तो ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। यहाँ पे भी एक हमारे पास, दूसरा हमारे पास CH2, ऊपर हमने Br लगा देंगे, कोई मतलब नहीं। दूसरा देखो NBS लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा रिएक्शंस, H- लिखा हुआ है, होमोलिटिक, NBS अभी लिखवाएं, हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे अलाइलिक कहाँ है, अलाइलिक पोजीशन पे करवाएंगे ना, तो कौन सा अलाइलिक है, CH2 वाला। अरे ये डबल बॉन्ड sp2 पर करवाते थे या sp3 पे करवाते थे, CH3 में कोई एक पोजीशन पे करवाओगे, sp2 sp3 दोनों तो आइडेंटिकल है, किसी एक पोजीशन पे करवाओगे।
तो यहां से हमारे पास जो बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे एक पे CH3, दूसरा CH2 हमारे पास Br, दूसरा Cl2 हाई टेम्परेचर दिया हुआ। हाई टेम्परेचर मतलब वही हाई टेम्परेचर पे या लाइट का वही होमोलिटिक हमारे सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और एलाइलिक पोजीशन जहाँ Br लगा वहाँ पे Cl लगा दोगे। CH2 डबल बॉन्ड हमारे पास CH3, ये CH2 Cl आ गया। क्या इतनी बातें क्लियर? इसको एक बार सेव कर देते हैं। अब देखो ये रिएक्शंस भी कंप्लीट करो। कर सकते हो? अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ पे वुड्स रिएक्शंस हमारे पास एप्लीकेबल होगा तो वुड्स रिएक्शंस में नहीं कर सकते। वुड्स रिएक्शन तो अभी नहीं बताया ना। ये सोडियम डाइथर्ड ये हमारे पास वुड्स रिएक्शंस है। अच्छा एक्स तो तुम लोग बना सकते हो, NBS है, यहाँ पे नहीं बना सकते। ये कर पूरा ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास है वुड्स रिएक्शंस। वुड्स रिएक्शंस हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हमारा मेन टॉपिक क्या था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक दूसरा हमारे पास है। अब यहां से वुड्स रिएक्शंस ये थर्ड बोल सकते हैं। हमारे पास पहला था अल्केन का, दूसरा था अलाइलिक और बेंजाइलिक सब हैलोजिनेशन। अब हमारे पास तीसरा है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट ऐसी है जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे अगर कोई रिएक्शंस अगर तुम्हें दिखेगा तो वो ऐसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा। अब यहां से समझना रिएक्शंस क्या होता है। यहां पे ये रिएक्शंस करवाएंगे अल्काइल हैलाइड्स का सोडियम के साथ X, ये R। यहां से पता है क्या हमारे पास सीधा सिंपल है गॉड्स देखना। X मतलब हेलोजेंस। ये हमारे पास जैसे अगर Cl कंसिडर करेंगे तो अगर 2 Cl है तो एक 2 Na चाहिए। तो यहां से सीधा सिंपली जो हमारे पास रिएक्शंस अगर होगा ना तो रिएक्शन से जनरेट पता क्या होगा? R और R हमारे पास जो 2 जनरेट होगा वो NaX2। क्लियर? अब यहां से समझेंगे कि रिएक्शंस हो कर रहा है क्या। अब देखो हमारे पास रिएक्टेंट था जिसमें R और X था। हमें सब्स्टिट्यूट करना है, X को हटा करके R ही तो ला रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कैसे होगा? जैसे अगर हमारे पास था R और X को हमने हटा करके R और R कर दिया तो सब्स्टिट्यूट ही हुआ। X को हटा दिया मतलब सब्स्टिट्यूट किया। अब ये सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? अरे कौन सा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग? फ्री रेडिकल। अरे फ्री रेडिकल का एक एग्जांपल है वुड्स रिएक्शंस। बात समझ में आया? तो ये जो रिएक्शंस है वो वुड्स रिएक्शंस है और ये जो हमारे पास रिएक्शंस है। अब देखो यहां से जितना कार्बन, अगर ये 3 कार्बन का होगा तो ये 3 3 6 कार्बन का जनरेट होगा। ये हमारे पास हेलो अल्कीन से बना क्या रहे हैं? अल्कीन बना रहे। इसीलिए बोल रहा हूं कि जब आप अगर रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट कर लोगे तो अल्केन का चैप्टर, हाइड्रोकार्बन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में आपको क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन और उसका केमिकल रिएक्शंस, यही चीज पढ़ने होता है। तो क्या हमारे पास अल्केन नहीं प्रिपेयर हुआ तो यही रिएक्शंस वहां पे भी पढ़ते हैं। समझ गया? जब एक 12th में एक चैप्टर है हेलो अल्केन है, हेलो अरेंज, तो हेलो अल्केन है ये RX को बोलते हैं हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन का केमिकल रिएक्शंस हो गया।
तो किसी केमिकल स्पीसीज का जो रिएक्शंस होगा वो एक का केमिकल रिएक्शन दूसरे का हो सकता है प्रिपरेशन हो जाए। तो ये सारे आपस में इंटरलिंक है। तो जब भी आपसे बात कर रहा हूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म जिस हिसाब से हम एग्जांपल कर रहे हैं ना, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो जीओसी है वो लगभग 60 to 70% कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब यहां से देखिएगा मैकेनिज्म कैसे होता है। अब यहां से मैकेनिज्म से समझने से पहले थोड़ा सा देखिएगा कि यहां पे जो मैकेनिज्म एक्चुअली में होता है ना, यहां पे दो सजेस्टेड है, एक आयनिक मैकेनिज्म भी सजेस्टेड है और एक फ्री रेडिकल भी सजेस्टेड है। अब हमारे पास जो हम तो पहला बात करेंगे फ्री रेडिकल का, और जो कंक्लूज हमारे पास ऐसा कुछ नहीं कि फ्री रेडिकल से ही होगा, ऐसा कुछ नहीं कि आयनिक से होगा, दोनों का एविडेंस मिलता है। तो पहला हम लोग जो देखेंगे जो मैकेनिज्म है हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हम लोग ये काम करेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में समझना कि अगर हमारे पास सोडियम है, अगर दो सोडियम है तो ये सोडियम दो सोडियम प्लस बनेगा और ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब यहां से समझना हमारे पास R और X है, R और X है। अब यहां से समझना कि RX में R हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव, X हमारे पास डेल्टा नेगेटिव होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो ये जो बॉन्ड टूटेगा R प्लस और हमारे पास X माइनस में टूटेगा, तो यहां तो हेटेरोनेगेटिव बॉन्ड टूट गया, फ्री रेडिकल तो जनरेट नहीं हुआ। ये R हमारे पास जो जनरेट हुआ, इसको अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो ये 2 कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम। अब हमारे पास जो R प्लस है, ये 2 R प्लस ऐसा लिख देते हैं, R प्लस और हमारे पास R प्लस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन R को 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, कार्बोकेटायन था 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो यहां से इस चीज को समझना, ये जो लिखूंगा ये 2R प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स करके R रेडिकल और R रेडिकल बनेगा। अब ये जो रेडिकल रेडिकल कंबाइन करेगा तो R और R हो गया। बात समझ में आया? तो ये हमारे पास होगा, ये प्रिपेयर हो गया। अब दूसरा समझना कि आयनिक हमारे पास क्यों हो रहा था, कि आयनिक कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आयनिक हमारे पास ये कैसे एक्सप्लेन होगा, आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म मतलब कैटायन और एनायंस बनेंगे। यहां से देखना हमारे पास RX है, ये अगर बॉन्ड टूटेगा तो R प्लस और X माइनस में टूटेगा। दूसरा R प्लस को, अच्छा दूसरा एक तो हमने सोडियम, 2 सोडियम अगर है तो ये 2 सोडियम हमारे पास Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। अगर R प्लस को हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा था तो फ्री रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कार्बन आयन, ये R पर माइनस आ जाएगा, कार्बन आयन। और कार्बन आयन क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, R माइनस, ये रिएक्शंस करेगा RX से। अब ये बॉन्ड टूट रहा था R पर प्लस और X पर माइनस, ये प्लस है तो ये दूसरा जो हमारे पास होगा ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तोड़ के जाएगा, ये बॉन्ड जैसे टूटेगा ये दे देगा। तो ये हमारे पास क्या बना, R और R प्लस X माइनस। तो ये है आयनिक मैकेनिज्म और ये हमारे पास है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो हमारे पास जो उच्च रिएक्शंस का है वो आयनिक और फ्री रेडिकल दोनों पॉसिबल होता है। क्लियर? हमारे पास लिख सकते हैं कि both ionic and free radical mechanism is both free radical and both ionic and free radical mechanism support
सपोर्ट वुड्स रिएक्शंस। अब यहां से समझना, अगर हमारे पास R होगा, R मतलब कार्बन चेन कितने कार्बन का हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी एक नंबर होगा, नेचुरल नंबर तो होगा, जीरो से तो स्टार्ट नहीं होगा, कोई कार्बन होगा। अब अगर वो उतने ही कार्बन से ऐड हो रहा है तो हमेशा इवन नंबर बनेगा। 1 है तो दूसरा जो बनेगा वो 2, 1 1 आएगा तो 2, अगर हमारे पास 2 है तो दूसरा 2 आएगा तो 4, अगर 3 है 3 आएगा तो 6, 4 होगा तो 8, 5 होगा तो 10। तो हमेशा जो हमारे पास अल्केन जो बनेगा वो हायर नंबर ऑफ अल्केन बनेगा, और वो भी जनरली कैसा मिलेगा? सिमेट्रिकल या इवन बोल सकते हैं, तो इवन नंबर का अल्केन बनेगा। मगर अगर हम यहां से बात करें कि ये एक अल्केन हम डिफरेंट ले लें, जैसे एक कार्बन का दूसरा 3 कार्बन का ले लें, तब तो हमारे पास पॉसिबल है 3 और 2 5 कार्बन का, या 3 और अगर हम 3 और 1 लिया था ना, तो 3 और 1 लिया तो 4 बन सकता है, और हमारे पास एक भी तो रिएक्शन कर सकता है। तो इस केस में जो हमारे पास मोस्टली जो रिएक्शंस यूज करते हैं वो सिमेट्रिकल के लिए यूज करते हैं। सिमेट्रिकल मतलब वही हो गया इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए नहीं यूज करते। रीजन है उसका कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो यहां से समझना, दिस रिएक्शन इज यूजफुल to prepare symmetrical कहने का मतलब है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा हमारे पास एक और बात कर सकते हैं कि और क्या कर सकते हैं, हाँ अच्छा, ये यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं लिखा ना, ये जो रिएक्शंस है ये हमारे पास ड्राई ईथर मीडियम में यूज होता है। ड्राई ईथर क्यों जरूरी होता है वो समझना। ईथर क्या है? एक सॉल्वेंट होता है। अब देखो नमक और सोडियम को अगर पानी में डाल दोगे, पता है क्या होगा? ब्लास्ट, आग निकलता है। हाँ ब्लास्ट होता है, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। क्या होता है? हाँ, तो रीजन क्या होता है ना कि ये हमारे पास सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा, वाटर से रिएक्शंस करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमारे पास हाईली फ्लेमेबल होगा। रूम जैसे अगर पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर थोड़ा गर्म कर दोगे तुरंत आग पकड़ लेगा। ये जो हाइड्रोजन है वो हाईली फ्लेमेबल है, तो रूम टेम्परेचर में इतना इनफ हमारे पास टेम्परेचर है कि ये है सो जलेगा। ऑक्सीजन तो है प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन अगर जलेगा तो ब्लास्ट होगा। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हमारे पास जो फ्यूल है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूल, सबसे बेटेस्ट फ्यूल है क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा। तो जब वो जलेगा तो ब्लास्ट होगा। तो इसीलिए जब वो दिखते हो कि सोडियम मेटल किसी पानी में अगर डालोगे तो वो ऐसा फायर जो कैच करता है वो हाइड्रोजन बर्न करता है। क्या चीज? बहुत सारे। हाँ, नहीं होगा। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि ये जो आपको ऑर्गेनिक में एक चीज पाया, रिएक्शन विथ मेटल, उसमें लिखा है तो सोडियम मेटल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम उसी से रिएक्शंस करता है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो उसी चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा यहां से क्या बात करना था कि यहाँ पे ड्राई मीडियम क्यों लेंगे, ताकि अगर हम वाटर अगर यूज लेंगे तो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होगा, और एक्सप्लोसिव होगा तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शंस करना पसंद करेगा, ना कि इनके साथ। तो दिस रिएक्शन इज carried out in ether, dry
ड्राई ईथर का कहने का मतलब क्या है कि ईथर में भी गलती से भी मॉइस्चर नहीं होगा, सिर्फ ईथर ईथर ही होगा, पानी का उसमें कोई भी अमाउंट नहीं होगा। तो ड्राई कहने का मतलब ये है लिक्विड, सूखा नहीं, मतलब वो ईथर लिक्विड ही जो लोगे, ईथर लिक्विड ही लोगे, मगर वो जो ईथर होगा ना उसमें पानी का अमाउंट नहीं होगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं पेट्रोल ले रहे हैं तो पेट्रोल में पानी नहीं डाल रहे हैं उस टाइप का, तो ईथर ही रहेगा, तो ड्राई ईथर हम लिखते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ ड्राई ईथर मीडियम। क्लियर? अरे बोलो क्या बोल रहे थे? दूसरा, अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हेलो अल्केन्स है, रिएक्टिविटी जो होगा हेलो अल्केन्स का अलग 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 होगा। तो रिएक्टिविटी हमारे पास, रिएक्टिविटी कार्बन अगर हम ऐसा लिख दें आर एफ कर देते हैं, आर सी एल कर देते हैं, आर बी आर और आर आई, किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी? फ्लोरीन की। क्या? फ्लोरीन का क्यों होगी? फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, F2 रिएक्टिव है। ये फ्लोरीन थोड़ी है, कार्बन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है, RX का बॉन्ड टूट रहा है। ये हमारे पास ये जो कार्बन होगा तो 2p, ये 2p ओवरलैपिंग होगा, यहां पे 2p और 3p ओवरलैपिंग होगा, यहां पे 2p और 4p, यहां पे 2p और 5p। तो 2p और 5p का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो इजिली ब्रेक कर सकते हैं, और इजिली ब्रेक कर सकते हैं तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। क्या इतनी बातें क्लियर? बहुत क्लियर है। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास आर, अगर हमारे पास ये जो आर लिए हुए हैं, अगर आर के जगह अगर बेंजीन रिंग ले लें, इसको बोलते हैं अलाइलिक अल्काइल हैलाइड्स, और अगर हमारे पास बेंजीन पे हेलोजन लगा रहे तो उसको बोलते हैं अराइल हैलाइड्स। जैसे हेलो अल्केन बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हेलोरीन्स, या साइड में 2-3 लिख देते हैं भाई, लिख देता। आर एक्स को बोल सकते हैं, 2 नाम है इसका, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन बात समझ में आ रहा है? एपेक जैसे ही मास से होगा। और दूसरा जो नाम हो जाएगा वो हो गया अल्काइल हैलाइड, ये हो गया कॉमन नेम। दूसरा हमारे पास PHX, यहां से हेलो एरीन, इसको बोलते हैं हेलो एरीन, बढ़िया से लिखते हैं हेलो एरीन। एरीन बोलते हैं एरोमेटिक रिंग के लिए, तो बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है, हेलो मतलब हेलोजेंस। दूसरा हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा हेलो एरीन्स और अल्काइल अराइल हैलाइड, ये हो जाएगा कॉमन नेम। तो यही चीज बोल रहे हैं कि अगर हम आर ले रहे हैं मतलब ये ओपन चेन होगा तो हेलो अल्केन या फिर हमारे पास अल्काइल हैलाइड, अगर बेंजीन रिंग या तो हेलो एरीन्स या फिर अराइल हैलाइड्स। क्लियर? अब अगर हमारे पास यहां पे RX ले रहे थे मतलब हेलो अल्केन या अराइल अल्काइल हैलाइड्स ले यूज कर रहे थे, तो इस रिएक्शंस को उर्ज रिएक्शंस बोला जाएगा। मगर जब हमारे पास हेलो अल्केन की जगह पे अगर हमारे पास हेलो एरीन्स या अराइल हैलाइड्स यूज करेंगे तो इसी को रिएक्शंस को बोला जाता है फिटिंग रिएक्शंस। If instead of alkyl halide we use aryl halide, then this reaction is known as, क्या कहा जाएगा? फिटिंग रिएक्शन। बात समझ में आया? अब यहां से देखो, जैसे अगर हमारे पास रिएक्शंस है, ये बेंजीन रिंग, यहां पे हमारे पास हेलोजन,
इसको 2 सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो इधर भी हमारे पास एक हैलोजन होगा और ये बेंजीन रिंग। अब यहाँ से देखो वही सेम हमारे पास NaX रिलीज होगा। अगर NaX रिलीज होगा तो हमारे पास जो फॉर्म होगा वो 2 बेंजीन रिंग फॉर्म होगा। ये फिट हो गया तो इसी के लिए होता नहीं यार 2x हमने हमारी ये ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो ये जो रिएक्शंस है वो फिटिंग रिएक्शंस। अब दूसरा जो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक हेलो अल्केन्स ले ले और एक हेलो एरीन्स ले ले तो उस केस में हमारे पास इस रिएक्शंस को बोलेंगे उसको वुर्ज, इसको फिटिंग मिला देंगे तो वुर्ज फिटिंग रिएक्शंस। दूसरा इफ alkyl halide is reacted with aryl halide, then this reaction is known as Wurtz फिटिंग रिएक्शंस। तो यहाँ से देखना हमारे पास एक बेंजीन रिंग होगा सोडियम और दूसरा जो होगा वो हैलोजन के साथ R ग्रुप। अब यहाँ पे सब में एक हमारे पास ईथर या ड्राई ईथर जो लिखेंगे ड्राई ईथर अच्छा 2 सोडियम नहीं लिखे अब ठीक। अब देखो यहां से एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट ये भी तो बन सकता है R और R, तीसरा प्रोडक्ट ये भी तो बन सकता है क्योंकि फ्री रेडिकल जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। अगर हाईली रिएक्टिव होगा तो हाईली रिएक्टिव कंट्रोल होगा या अनकंट्रोल? अनकंट्रोल। तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 3 बनते हैं। तो जनरली हमारे पास वुर्ज फिटिंग रिएक्शंस में अगर सिंगल प्रोडक्ट की बात करेगा, अगर आपसे सिंगल प्रोडक्ट की बात करेगा तो सिर्फ ये बनाएंगे, मगर जब हमारे पास बनने के चांसेस दोनों के ज़्यादा हैं तो तीनों बनेगा। मगर अगर आपसे जब भी सिंगल की बात कर रहा है तो ये बात बनाएंगे, मगर बनेगा तीनों। क्या? अरे अगर R फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होगा तो ये इसके रिंग के साथ रिएक्शंस करेगा या अपने ही मॉलिक्यूल जैसा? अरे एक ही थोड़ी रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स होगा, कुछ तो अमाउंट डालोगे तो कुछ, अगर छोटा सा लोगे भी तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होगा ना। छोटा सा भी अमाउंट लोगे तो उसका कुछ तो वेट होगा, उसका मोल निकालोगे और एक मोल में कितने हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो एक बहुत उतने मॉलिक्यूल्स अगर हैं अवोगाद्रो नंबर एक मोल में, तो अगर एक मोल से बहुत ही कम नंबर हुआ तब भी तो बहुत मॉलिक्यूल्स होगा और बहुत ज्यादा आ जाएगा उस केस में। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? चलो अब आगे बढ़े। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि डिफरेंट, अब हमारे पास टाइप ऑफ वुर्ज रिएक्शंस। अब यहां से क्या है कि एक होगा हमारे पास जो रिएक्शंस है वो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस करवाएंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटर मतलब इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, इंटर मतलब ही मॉलिक्यूल के अंदर। अरे दोनों का मतलब थोड़ी एक हो सकता है बाबू। एक है हमारे पास इंट्रा और एक होता है इंटर। यहां से समझना, इंट्रा मतलब जैसे अगर इंट्रा स्टेट अगर कंपटीशन है तो स्टेट के अंदर का कंपटीशन। इंटर मतलब है 2 डिफरेंट स्टेट के बीच का कंपटीशन। समझ में आया? अब अगर हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर तो विद इन मॉलिक्यूल्स। और अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर बोल रहे हैं, जैसे अगर इंटरमॉलिक्यूलर बोल रहे हैं तो इस केस में क्या होगा? 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स।
डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन सुनने हो तो वही है कि दो स्टेट का कॉम्पिटिशन है, और जब इंट्रा की बात करेंगे तो वो एक ही स्टेट के अंदर। तो जब बोल रहे हैं कि इंट्रा स्टेट कंपटीशन हो रहा है, मतलब झारखंड स्टेट, अगर हम झारखंड में हैं तो झारखंड के अंदर, और अगर हम इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं तो कोई भी जो स्टेट तुम्हें बढ़िया लगे। तो समझ में आया ये? तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन था? ये रिएक्शंस कैसा है? अरे ये जो बोल रहे हैं कि इंट्रा और इंटर में हम बात कर रहे हैं, इंटर और इंट्रा में बात कर रहे हैं। सेम है तो वो अलग अलग है ना। अरे ये जैसे अगर अराइल हैलाइड है, ये अराइल हैलाइड है, ये मॉलिक्यूल के अब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, वो सेम है मगर अलग अलग है। बात समझ में आया? तो ये इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। अब हमारे पास इंट्रा समझना, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ऑफ उर्ज का इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब यहां से समझना, हमारे पास क्या हो रहा था, दो हैलोजेंस को हटा रहे थे और उन हैलोजेंस को हटा करके हमारे पास बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे थे। तो यहां पे भी वही सेम काम करेंगे, काम वही रहेगा। अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, अगर हमारे पास इंटर करवा रहे थे तो हमारे पास क्या, अगर हमारे पास दो इंटर करवाएंगे तो दो आपस में मॉलिक्यूल्स चिपक जाएगा। और जब इंट्रा करेंगे तब समझना कि जब हमारे पास, अच्छा यहां से एक बार लिख देते हैं, अगर हम इंटर मॉलिक्यूलस करवा रहे थे, जब हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो रहा था तो वहां पे दो हो रहा था। जैसे अगर हमारे पास आर था, अच्छा इसमें भी दोस्तों समझना कि अगर हमारे पास एक मान लेते हैं सिंपल और दूसरा हमारे पास मिक्स्ड, जैसे अगर हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास आर और आर रहेगा तो ये सिंपल रिएक्शंस होगा, सेम मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट होगा तो आर और आर, हमारे पास आर और हमारे पास पीएच और पीएच ये फॉर्म हो रहा था अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए। अब अगर हमारे पास इंट्रा होगा, अगर हमारे पास इंट्रा होगा तो वो समझना, इंट्रा में हमारे पास दो चीज फॉर्म होता है, या तो पाई बॉन्ड्स फॉर्म होगा या तो फिर हमारे पास सिग्मा साइकिल फॉर्म होगा। समझना कैसे, समझना रुकना ना। अगर हम बात करेंगे इंट्रा की, इंट्रा करने का मतलब है विद इन मॉलिक्यूल्स, विद इन मॉलिक्यूल्स, और अगर यहां पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हम इंट्रा की बात करें तो एक ही मॉलिक्यूल्स में बात कर रहे हैं। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल्स में जो हमारे पास क्लोरीन हो सकता है, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे हो, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही क्लोरीन है और वो अगर एडजेसेंट पोजीशन पे है तो वो बनाएगा पाई बॉन्ड्स। अगर दो डिफरेंट पोजीशन पे होगा तो साइकिल बनाएगा। एडजेसेंट, अच्छा एडजेसेंट हैलोजेंस को क्या बोलते थे? डाई, हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड्स, दो डिफरेंट कार्बन को प्रेजेंट कर रहा है तो ये वी। तो अगर हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड हो, बहुत खुश हो रहे हो। दूसरा अगर हमारे पास टर्मिनल डाई हैलाइड्स हो, टर्मिनल डाई हैलाइड हो, अगर टर्मिनल डाइहैलाइड हो तब विसिनल होगा तो हमारे पास पाई बॉन्ड्स फॉर्म होगा, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिख देते। अगर हमारे पास अगर टर्मिनल पे रहेगा तो ये बनाएगा साइक्लिक। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना, जैसे अगर हमारे पास CH3 है, सॉरी हमारे पास है CH2, यहां पे क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन, तो अगर इसका हमने दो सोडियम के साथ रिएक्शंस करवाएंगे इन ड्राई ईथर मीडियम में तो हमारे पास ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड
CH2, ये क्लोरीन क्लोरीन हटेगा आपस में ही जुड़ जाएगा। तो ये क्या हुआ कि अगर एडजेसेंट पे था तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड्स। अब दूसरा समझना कि अगर टर्मिनल पे हो, टर्मिनल समझ में आता अभिषेक, एंड पे हो, तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन हो और इसमें हमारे पास 2 सोडियम और ड्राई ईथर मीडियम लिखा रहे, तो इस केस में साइक्लिक बनेगा। हमारे पास CH2 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 ये बन गया साइक्लो प्रोपेन। अब क्लियर, अब बना सकते हो। अच्छा, अब यहां से याद करो कि मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस में हमारे पास एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन हाइड्रोजन है, एक जगह से हाइड्रोजन हटेगा, दूसरे हाइड्रोजन एक दूसरे पे हाइड्रोजन जाएगा। बताता हूं आपको, कल ही तो बताए हैं। यही तो था, देखो ये CH2 फ्री रेडिकल, यहां से हमने बोला था कि यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे अगर मिल जाएगा तो इसको CH3 बन जाएगा। यहां से अगर हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये बनेगा CH2 CH2। अब यहां से छोटा सा अगर अगर तुम्हारे पास वहां पे स्पेस खाली है जहां पे लिखे होता, अगर स्पेस खाली है तो वहीं पे लिखवाएंगे, बहुत ज्यादा है ना। तो चलो देखो, यहां से एक हमारे पास ये जो रिएक्शंस हो रहा था, देखो ये आपस में क्या हो रहा था, एसोसिएशन हो रहा था, सेम फ्री रेडिकल सेम फ्री रेडिकल। तो अगर हमारे पास फ्री रेडिकल 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा तो एसोसिएशन शो करता है, मतलब आपस में फ्री रेडिकल कंबाइन कर गया। अगर हमारे पास जो फ्री रेडिकल होगा अगर वो ऐसो 3 डिग्री होगा, यहां पे हम लोग ने करवाया है, भले ऐसे लिख दिया है मगर वो होता है जनरली 3 डिग्री में। अगर 3 डिग्री होगा तब हमारे पास जो होगा वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस होगा। तो इसको सबसे बेहतर है कि चेंज ही कर दे थोड़ा सा। हमारे पास यहां पे CH3 कंसिडर करते हैं और यहां पे हमारे पास इसको एक हाइड्रोजन रख देंगे तभी तो हमारे पास अल्कीन बनेगा। छोड़, जो है वो रहने देते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, काहे झूठो काटते जाए। अरे अब हो ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे ना। ये आ जाएगा हमारे पास CH2 फ्री रेडिकल था, तो यहां से लिख देना, इफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री free radical is formed, then in chain termination step association will take place। अगर हमारे पास फिर अगर 3 डिग्री अगर हमारे पास फ्री रेडिकल होगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, देन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये हमारे पास जो रिएक्शंस है, ये जो कौन सा है, एसोसिएशन, कि अगर हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ ना, अगर वो 1 डिग्री होगा और 2 डिग्री होगा तो उस केस में ये जो हमारे पास अल्कीन फॉर्म हो रहा था उसका जो चेन टर्मिनेशन में बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। जैसे हमारे पास तो मेन प्रोडक्ट जो अलग हमारे साइड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हमारे पास अगर फ्री रेडिकल रिएक्शंस हो रहा है तो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन में क्या होता, 2 फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाता था। तो अगर 2 फ्री रेडिकल कंबाइन कर रहा था तो जब ये अगर हमारे पास जो अल्केन का जो फ्री रेडिकल, यहाँ पे जो अल्केन का फ्री रेडिकल बना वो अगर 1 डिग्री बन रहा होगा या 2 डिग्री बन रहा होगा तो ऐसा ही 2 फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर जाएगा चेन टर्मिनेशन में। मगर अगर हमारे पास जो फ्री रेडिकल अगर 3 डिग्री बन जाएगा
तो वो कैसा शो करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन, एक से हाइड्रोजन जाएगा और एक हाइड्रोजन आएगा, तो एक अल्केन बनेगा और एक अल्कीन बनेगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन तभी होगा जब हमारे पास 3 डिग्री का होगा। बात समझ में? यहां तो 1 डिग्री है, बस यहां तो समझाने के लिए लिखे थे। क्लियर? ये हमारे पास है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। क्लियर? आगे बढ़े अब। अच्छा, ये होता क्यों है अगर वो तो समझना चाहोगे तो ये जो रिएक्शन ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 डिग्री में हमारे पास अल्कीन और अल्कीन फॉर्म हो रहा था, 2 डिग्री और 1 डिग्री में ऐसा नहीं हो रहा। स्टेरिक साइज 1 डिग्री और 2 डिग्री हमारे पास क्या होगा, छोटा छोटा होगा। छोटा होगा तो आपस में कंबाइन कर सकता है, मगर जब 3 डिग्री होगा तो आपस में कंबाइन नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहां से देखो, इसी चीज इसको छोटा तो कर सकते हैं, समझ, हाँ, इसमें ये कर देते हैं, छोटा और लिख देते हैं। जैसे अगर हमारे पास देखेंगे, जैसे ये CH3 है, CH2 ये फ्री रेडिकल, दूसरा हमारे पास CH3 CH3 ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और हमारे पास CH3 CH3 और ये CH3 ये 3 हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। साइज बढ़ रहा, साइज बढ़ रहा, तो जब साइज बढ़ेगा तो जब आपस में जो जाना चाहेगा वो स्टेरिक रिपल्सन होने लगेगा। तो इसीलिए 3 डिग्री में हमारे पास वो एसोसिएशन की जगह पे डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। और ये जो बात करें वो साइड प्रोडक्ट की बात करें, मेन प्रोडक्ट तो हमारे पास ये फॉर्म होगा ना, ये साइड प्रोडक्ट की भी हम बात कर रहे हैं। तो वो अगर कभी पूछा तब कि साइड प्रोडक्ट में जो अल्कीन है वो फॉर्म होने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा होगी, जब 3 डिग्री हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे स्टेरिक ये रीजन ही क्यों हो रहा था कि 1 डिग्री और 2 डिग्री हमारे पास एसोसिएशन शो कर रहा था और 3 डिग्री डिस्प्रपोर्शनेशन, क्योंकि ये जो कंबाइन होना चाहेगा तो हमारे पास कंबाइन होगा ही नहीं 3 डिग्री, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन है। और अगर स्टेरिक रिपल्सन है तो 3 डिग्री एलिमिनेट करेगा H को और एक जगह पे ऐड होगा, एलिमिनेट करेगा तो अल्कीन फॉर्म होगा। और यहाँ पे ये दोनों एसोसिएट कर जाते हैं क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री में साइज छोटा होगा, तो ये जो ग्रुप अप्रोच करेगा तो वो बॉन्ड बना लेगा। क्लियर? अब वापस आते हैं क्वेश्चंस पे जो हम लोग बात कर रहे थे। अब ये ट्राई करो तो। चलो यहां से थोड़ा सा देखना, ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर जो हमारे पास होना चाहिए था, यहाँ पे CH3, वरना बेंजीन पे तो पॉसिबल नहीं होगा, अलाइलिक और बेंजाइलिक। चलो सबसे पहले वाले पे रिएक्शंस कर देंगे। तो देखो हमारे पास HBr दिया हुआ है, परोक्साइड के ऊपर यही रिएक्शन था कुछ देर पहले हम लोग, अगर लास्ट में करो तो परोक्साइड इफेक्ट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसको हम डायरेक्टली अच्छा लिख ही देते हैं यार, CH हमारे पास ये आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Br। अब देखो सोडियम वुड्स रिएक्शंस, एक ही मॉलिक्यूल, ये एक ही दिया हुआ है, मतलब इसी को रिपीट करना है 2 बार। अगर इसी को 2 बार रिपीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये CH, इस CH से हमारे पास 2 CH3 कनेक्टेड है और हमारे पास ये CH2। अब इसे रिपीट कर दो, CH2 CH3 यही बनाए होगे, तुम लोग पे भरोसा है हमको कुछ ज्यादा ही। दूसरा देखना है NBS बेंजाइलिक पोजीशन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2B मतलब ब्रोमीन। फिर यही ये फिटिंग रिएक्शंस, ये उर्ज रिएक्शंस, ये फिटिंग रिएक्शंस। नहीं, ये उर्ज रिएक्शन ही हो जाएगा,
हाँ, ये डाइट क्लोरीन जो ब्रोमीन है वो डाइट थोड़ी लगा हुआ है, वो तो हमारे पास CH2 से लगा हुआ है, रिंग से लगा होता तब हमारे पास बात करते हैं। दूसरा देखना, हमने बात किया था इंट्रामोलिकुलर, टर्मिनल पे होगा तो साइक्लिक, ये 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, तो हमारे पास 5 कार्बन का साइकिल बनेगा। जो तुम बनाते हो वही सब गलत होता है, नहीं बनाते वही बेहतर होता। चलो दूसरा देखो, Cl2 लिखा हुआ मोनोक्लोरिनेशन, एक क्लोरीन लगाना, सारा हाइड्रोजन तो एक ही है, तो हमारे पास 5 मेंबर का कार्बन, 5 मेंबर का सॉरी साइकिल, और इस साइकिल पे कहीं पे भी तुमको जो अच्छा लगे उस पे क्लोरीन। तो ये हमारे पास हो गया रिएक्शंस। क्लियर? बढ़े अब आगे। चलिए इसको हम लोग पहले तो सेव करते हैं। अब यहां से ये रिएक्शंस तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं कम से कम ऐसे पॉज कर लीजिएगा और बना के देख लीजिएगा, और जो ऑफलाइन कर रहे हैं तो समझ रहे हैं। बनाओगे क्या? जल्दी जल्दी कीजिएगा, तो ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे HBr का हमारे पास पाला अल्कीन का, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है, एक जगह पे H ऐड होगा और दूसरी जगह पे Br। तो हमारे पास ये CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, एक जगह पे हाइड्रोजन ऐड करोगे, एक जगह पे हमारे पास आ जाएगा Br। देखो यहाँ से 2 बार नहीं, एक ही बार करवाना है। यहाँ पे HBr होगा 2 बार एडिशन, मगर यहाँ पे देखो फिर से एडिशन रिएक्शंस है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में उल्टा हो जाएगा एंटी मार्किनॉफ्स रूल, जहाँ पे हमारे पास Br होगा वहाँ पे Br नहीं आएगा, तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बचेगा वो बनेगा CH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH2 Br। अब दूसरा देखना, ये देखिए सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये एडजेसेंट पे होता है तो पाई बॉन्ड्स का हमारे पास फॉर्मेशन होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? दूसरा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे HCl लिखा हुआ, सिमेट्रिकल है तो कोई मतलब नहीं, कहीं सी पे ऐड करो। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड हमारे पास CH Cl बनेगा। यहाँ पे पेरोक्साइड है या पेरोक्साइड रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ खराश इफेक्ट HBr के केस में हमारे पास ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास CH3, ये CH2 और हमारे पास Cl और ये Cl आ जाएगा। अब यहाँ से अच्छा, अगर इसके बेसिस पे करेंगे तो फिर तो नहीं, इसमें एंटी मार्किनॉफ्स रूल नहीं लगेगा। अरे Br के केस में सिर्फ लगता है, तो हमारे पास CH Cl और Cl आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है सोडियम ईथर दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास जो रिएक्शंस होगा वो कैसे होगा, यहाँ देखो एक सोडियम, जैसे अब हमारे पास क्या है, एक ही कार्बन पे, अगर एक ही कार्बन पे तो 2 बॉन्ड्स बना लेगा, तो सोडियम हमारे पास सोडियम का कमी थोड़ी है, तो ये हमारे पास जो करेंगे वो CH3 CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH3 फॉर्म हो जाएगा, 2 बॉन्ड्स निकल जाएगा। दूसरा देखो हमारे फिर दिया हुआ है सोडियम ड्राई ईथर, ये एडजेसेंट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन बना लेगा, तो ये हमारे पास 5 मेंबर, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, Br2 H2O या HOBr। हमने बताया था ब्रोमीन वाटर को हम लोग HOBr लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ से करेगा तो OH माइनस और Br पर प्लस होगा, तो Br पे अगर एक जगह पे Br ऐड करोगे एक जगह पे H, सिमेट्रिकल है, ये दोनों पे ही दोनों आइडेंटिकल हैं डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा वो हमारे पास एक पर यहाँ पे Br और दूसरे पर OH। बस यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शंस करवाओगे वो एंटी एडिशन होगा, रीजन है क्योंकि Br जो कार्बोकेटायन जो बनेगा वो हमारे पास जो होगा वो फ्री, उसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर जब होता है तो याद करो कि साइक्लिक ट्राइमर बनता है,
और जब साइक्लिक ट्राइमर बनेगा तो उस केस में हमारे पास जो एंटी एडिशन रिएक्शंस होता है, तो बी आर अगर एबव किया तो ओ एच नीचे, अगर ये नीचे हो, अगर ये ऊपर होगा तो दूसरा वाला नीचे। हाँ, पाई बॉन्ड खत्म होगा ना, डबल बॉन्ड पे एडिशन ही रिएक्शंस तो होगा ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। चले आगे बढ़े। अच्छा, इसको सबसे पहले सेव करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ ऐसे रिएक्शन जो उर्ज रिएक्शंस के सिमिलर हैं। तो रिएक्शन सिमिलर टू उर्ज रिएक्शंस, प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारे पास सिमिलर आर और आर ग्रुप जैसे ऐड होता था वैसे सेम ही ऐड होगा। तो यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। कितने स्लाइड्स बचे हुए? अच्छा 19। इसको नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन सिमिलर टू उर्ज रिएक्शंस।